Hello students, today I starts your geography chapter first resource and developments। वैसे इस चैप्टर का हमने वीडियो और नोट्स क्वेश्चन आंसर सब बहुत पहले प्रोवाइड करा दिया और आप लोगों ने इसको बना भी लिया है, फिर भी एक्सप्लेन करके इसको वीडियो बना के भेज रहे हैं। आशा है कि आप सब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। 3 चैप्टर हिस्ट्री हो गया, 3 चैप्टर सिविक्स हो गया और अब जियोग्राफी पे शुरू किया है हमने। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन्स। मीन्स हमारे घर में, हमारे कस्बों में, हमारे आसपास जो डिफरेंट चीज़ हम देखते हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, कौन सी यूजफुल है, कौन सी यूजफुल नहीं है, किससे लाइफ बेहतर बनती है और किससे लाइफ जो है हमारे लाइफ में कौन सी सुविधाजनक है, कौन सी चीज़ें उपयोग हेतु है, क्या हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग, और उनकी लिस्ट भी बनाना कि उस आइटम को बनाने में कौन से रॉ मटेरियल यूज हुए हैं। जैसे कि नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मैन के लिए रिसोर्स ही मेन साधन है डेवलपमेंट का। रिसोर्स का मतलब द थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर आवर डेवलपमेंट्स, हमारी एंड फुलफिल आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को जो पूरा करे, हमारे विकास के लिए जो ज़रूरी है वो रिसोर्स है। रिसोर्स अभी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के रिसोर्स हैं। मिनरल रिसोर्स है, मतलब एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक्स में नॉन लिविंग्स, एयर, वाटर्स, मिनरल्स। बायोटिक में फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये सब रिसोर्स हैं और इन रिसोर्स से ही हम डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, ये डिफिनीशन है, अंडरलाइन इसको आप करिएगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल हैं, हमारे आसपास पर्यावरण में जो भी अवेलेबल हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, फुलफिल करती हैं, फुलफिल आवर नीड्स एंड प्रोवाइडेड्स इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। क्या है वो? टेक्नोलॉजिकली एसेबल, जिसे हम तकनीकी ढंग से एसेस करते हैं, इकोनॉमिकल, द फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इस टर्म को हम रिसोर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट्स इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, वन फॉर्म टू अनदर, जैसे रॉ मटेरियल का यूज करके हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी में, इंडस्ट्रीज़ में आयरन एज अ रॉ मटेरियल, उससे हम प्रोसीड करके, प्रोसेस करके स्टील बनाते हैं जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट है और उसको डिफरेंट डेवलपमेंट्स वर्क में लगाते हैं, मशीनरी में और घर में, बिल्डिंग में, बहुत सी चीज़ों में। तो ये चीज़ है इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, नेचर और टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में जो संबंध है एक दूसरे का। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, और मानव भी उसी में इंटरेक्ट है, मानव भी जुड़ा है किससे? नेचर और टेक्नोलॉजी से। क्रिएट इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान है, एंड टू एक्सीलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, अपने फाइनेंशियल डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उसको एक गति देने के लिए। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? क्या आपने सोचा
कि रिसोर्सेज जो है नेचर का फ्री गिफ्ट है, एज इन एज्यूम्ड बाई मेनी, जैसे कि बहुत से लोग इस चीज़ को एज्यूम करते हैं, सोचते हैं ऐसा। दे आर नॉट, रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या है वो? हमारी एक्टिविटीज़, हमारी क्रियाकलापों का फंक्शन। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, और मानो हम भी इस रिसोर्स के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक इम्पॉर्टेंट घटक हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। मानो ही जो है रिसोर्स को, रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है, और उसे डेवलपमेंट के लिए यूज करता है, डेवलपमेंट में लगाता है। कितना भी रिसोर्स हो, अगर ह्यूमन स्किल्ड ना हो, इंडस्ट्रीज ना हो, तो रॉ मटेरियल या रिसोर्स किस काम का होगा अगर उसका हम उपयोग सही ढंग से नहीं करते हैं। और उसका उपयोग कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही जो है, उसके पास माइंड है, उसके पास इंटेलिजेंसी है, जो फैक्ट्रीज को सेटअप करके ग्रोथ में कर रहा है। तो जो कोई भी कंट्री जहाँ स्किल्ड ह्यूमन है, वो अपने रिसोर्सों का एक साइंटिफिक यूज करते हुए डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले यूरोप में, ब्रिटेन में हुआ, और हम लोगों के यहाँ बहुत बाद में आया, अफ्रीकन कंट्रीज में और बाद में आया। वहाँ रिच रिसोर्सेस हैं, लेकिन वो लोग रॉ मटेरियल अपना बेच देते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे और फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, तो पैसा भी ज़्यादा खर्च करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस, यस, द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन। तो वर्जिन के बेस पर हम रॉ मटेरियल को या रिसोर्सेज को क्लासीफाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये हमने किया है क्लास एट्थ में रिसोर्सेज पहला चैप्टर ज्योग्राफी में भी वीडियो बनाया था, तभी याद आ रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ाया था अभी जल्दी में। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, मालिकाना के आधार पर कि व्यक्तिगत है कि सामुदायिक है कि राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट्स, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। तो रिसोर्सेस नेचुरल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कॉन्टिन्यूअस और फ्लो लाइक विंड, वाटर, बायोलॉजिकल, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलिंग मेटल्स, नॉन रिसाइकलिंग फॉसिल फ्यूल्स है, और ह्यूमन बीइंग में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है। आइडेंटिफाई एट लीस्ट द 2 रिसोर्सेज फॉर्म ईच कैटेगरी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन। तो वर्जिन के बेस पर नंबर 1 बायोटिक रिसोर्सेस मीन्स लिविंग, these are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock, मतलब animals. Abiotic, all those things which are composed of non-living things called abiotic resources, for example rock and metal. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्त होने या न समाप्त होने के आधार पे एग्जॉस्ट होना। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल मतलब पुनः नया अर्थात साइकिलिंग। द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूल्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल्स और रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल मतलब ट्रांसफॉर्मेबल, जिसको हम कह सकते हैं रिप्लेनिश हो जाए, चेंज हो जाए, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू नंबर 1 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स क्या? दीज अकर्स
ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम्स। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम कोल है, इनके फार्मेशन में मिलियंस ईयर्स लगे हुए हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन दियर फॉर्मेशन। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल। आप देखते होंगे कबाड़ी वाला जिस चीज़ को खरीदता है, समझ लीजिए कि वो पुरानी यूज की हुई चीज़ें वो रिसाइकेबल है। एंड फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्ट विद दियर यूज। फॉसिल फ्यूल्स है, वो कोल है, पेट्रोलियम, ये सब और अदर चीज़ें जो हैं वो रिसाइकेबल नहीं होती हैं। अगर एक बार यूज हो जाए, समाप्त होने के बाद फिर जल्दी नहीं बनेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर आल्सो ओन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल। मेनी फार्मर्स ओन लैंड। तो लैंड क्या है? लैंड जो है ओनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल रिसोर्सेस अगेंस्ट द पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू। इन विलेज देयर आर पीपुल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मे हु आर लैंडलेस। जैसे लैंड ओनरशिप, जिनके पास ज़मीन है, लैंडलॉर्ड जमींदार, और जिनके पास लैंड नहीं है लैंडलेस, भूमिहीन जिनको हम कहते हैं। अर्बन पीपुल हु ओन प्लॉट्स, शहरी लोगों के पास अपना प्लॉट्स है, हाउसेस है, अदर प्रॉपर्टी है, प्लांटेशन। एग्जाम्पल रिसोर्सेस ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल। अब कम्युनिटी ओनरशिप, सामुदायिक, दीज आर रिसोर्सेस विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जिसका यूज पूरे कम्युनिटी के मेंबर, समुदाय के लोग करते हैं। जैसे विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड है, चरागाह है, बरियल ग्राउंड जहाँ पे कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, विलेज पॉन्ड्स है, पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट, ये सब जो है कम्युनिटी में आते हैं। प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टर एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग हियर। नेचुरल रिसोर्सेज, द टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री, नेशनल रिसोर्सेज, कंट्री से नेशन एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट के द्वारा हो, सब नेशन की हैं। बट माइट हैव सीन रोड, कैनाल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। अर्बन डेवलपमेंट्स अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट्स टू एक्वायर लैंड। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये क्या करती हैं? लैंड डिपार्टमेंट करती हैं, जो लोग लैंड खरीदते हैं। एंड मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशैनिक एरिया अप टू 12 द नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर्स है। ये सब जो है कॉस्ट टर्म्स द टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज बीइंग बिलोंग टू द नेशन। किसके से करती हैं ये? नेशन, राष्ट्रीय संपदा कहलाती है ये। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संपदा क्या है? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशेनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। जो समुद्री हमारे संसाधन है 200 नॉटिकल माइल्स तक हैं। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल country can utilize these without the concurrence of international institution. Do you know? On the basis of the status of development, किसके आधार पे? डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब जो जिनका भंडार है, जो रिसोर्स हमारे स्टोर के रूप में जिसको हम कह सकते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, हैं लेकिन उसका यूज अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात, हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ विंड्स ऑफ सोलर एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी ये सब क्या है? हमारे पोटेंशियल, जिनका आज हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बट इन फ्यूचर्स इनका यूज हम करेंगे। बस फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन उनका आज वो उतना डेवलप हम नहीं कर पा रहे हैं उनको भी। द डेवलप्ड रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड।
फॉर यूटिलाइजेशन, जिनको हम उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी मतलब उनकी संख्या गुण के आधार पे उनको हम यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइन किए हैं, उनको निर्धारित कर लिए हैं और उनका यूज हम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आज उस पर हम डिपेंड भी हैं टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी। स्टॉक minerals in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these. मिनरल्स हैं जो आज हमारे खनिज संसाधन हैं, वो क्या है पोटेंशियल, लेकिन आज डेवलपमेंट्स अर्थात टेक्नोलॉजी की कमी से उनका यूज अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। आर इंक्लूड एमंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड्स ऑफ टू गैसेज, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, लेकिन हमारे पास अभी एडवांस टेक्निक नहीं है कैसे हम इसको यूज करें किस पर्पज से। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक, तो इसको हम क्या किस ग्रुप में ला सकते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब जैसे कि भंडार है हमारे पास, संग्रह है, कभी यूज करेंगे जब टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो। रिजर्व आर द सबसेट्स ऑफ द स्टॉक, ये स्टॉक का ही एक क्राइटेरिया है which can be put into use with the help of existing been started. Know how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirement. इसका यूज हम भविष्य की ज़रूरतों के लिए करेंगे। River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only a limited extent. जैसे रिवर वाटर है, डैम बना के उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बना के यूज कर सकते हैं, कर भी रहे हैं लेकिन अभी लिमिटेड सीमित मात्रा में। वाटर्स इन द डैम एग्जिस्ट, इट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, अब रिसोर्स का डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं करेंगे। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. हमारे सर्वाइव के लिए और हमारे मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीविका में रहन सहन में गुणवत्ता लाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्स संसाधन एक वाइटल रोल अदा करता है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, हम विश्वास करते हैं, विश्वास किया जाता है कि नेचर का फ्री गिफ्ट है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेट, और इसी के फलस्वरूप हम इनडिस्क्रिमिनेटरी ढंग से मतलब एक अनावश्यक यूज हम करते रहते हैं कि ये तो चलिए प्रकृति ने दिया है, प्रकृति का पैसा कहाँ लग रहा है इसमें। एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। नंबर 1, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड, अपनी व्यक्तिगत लालच को हम बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, जो समाज को 2 सेगमेंट्स में बांटा है, जैसे हैव और नॉट एंड रिच एंड पुअर। जिसके पास है वो रिच है, जिनके पास नहीं है वो पुअर है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और इस तरह से जो हम आज अंधाधुंध अनसाइंटिफिक यूज करते जा रहे हैं, रिसोर्सेस का दोहन करते जा रहे हैं, इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल विश्व लेवल पर इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life. क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक समान वितरण रिसोर्सेस का होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमारा लाइफ सस्टेन कर सके। एंड ग्लोबल पीस, वर्ल्ड शांति। इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ रिसोर्सेस डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, ऐसे लगातार चलता रहा, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इट इज डेंजर, तो हमारे प्लैनेट का, हमारे अर्थ जो है का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all form of life. इस तरह से
इसके लिए हमें अपने रिसोर्स का इस तरह से प्लानिंग किया जाए जिससे कि सभी जीवों के लिए वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग, मतलब बिना डिस्टर्ब किए, बिना डैमेज किए अपने इन्वायरमेंट को। एंड डेवलपमेंट्स इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अपना डेवलपमेंट करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट से हम कोई कंप्राइज ना करें उसको। मतलब अपने रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करें कि अपने लिए हम उपयोग करें लेकिन फर्दर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचाए रखें। रियो डे जेनेरो अर्थ समिट 1992 का एग्जाम्पल दिया गया है। ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में जब 1992 में अर्थ सम्मेलन हुआ था, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहला अर्थ सम्मेलन। द समिट वाज convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic developments of the global level. The assembled leaders signed, जो वहाँ पे लीडर्स गए थे, देशों का प्रतिनिधित्व किए थे, उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted the agenda 21 for achieving sustainable developments in the 21st century. तो एजेंडा 21 क्या है? It is the declaration signed by the world leaders in 1992, the United Nations Conference of Environment and Development, UNICED जिसको कहते हैं, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims, इसका क्या उद्देश्य था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना। It is agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest. म्यूचुअल नीड्स मतलब आपसी ज़रूरतों को पूरा करना, शेयर करना, बांटना। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। रिसोर्स प्लानिंग कैसे हम करते हैं, अपने संसाधनों का प्लानिंग कैसे करें? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या है? जुडिशियस मतलब न्यायिक, अर्थात सही ढंग से अपने रिसोर्सेस का हम यूज करें, न्याय संगत। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इंडिया जैसे वास्ट देश में एक विशाल ह्यूज डाइवर्सिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कहीं बिल्कुल नहीं है तो कहीं भंडार है। जैसे डिस्कस किया है पिछले क्लासों में, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेटू रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज एंड अदर पार्ट्स में, जैसे यूपी में हमारे रिसोर्स मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत कम है। सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर एफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। देयर आर सम इन which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regional in which have acute shortage of some vital resources। जैसे कहीं पे तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन कहीं पर बिल्कुल एक्यूट शॉर्टेज, बहुत कमी है। वाटर जैसे कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कमी है। वाइल्ड लाइफ कहीं बहुत है तो कहीं नहीं है। फॉरेस्ट कहीं है तो कहीं नहीं है। इस तरह से फॉर एग्जांपल स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। अरुणाचल प्रदेश हैड एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। द स्टेट ऑफ राजस्थान वेरी वेल एंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर। तो वही चीज़, जैसे कहीं कुछ है तो कहीं नहीं है।
दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेस प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजनल लेवल। तो इस जो हमारा रिसोर्स अनडिस्टर्ब मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, उसके करने के लिए हमें नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, resources planning is a complex process which involve identification and inventory of resources across the region of the country। पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो, पहचान हो कि कहाँ पे है रिसोर्सेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो, गुणवत्तापरक और संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको निकाल सकें। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resources। टेक्नोलॉजी हो, स्किल गुणवत्तापरक और इंस्टीट्यूशनल अर्थात टेक्नोलॉजिकल संस्थान हो जहाँ पे उस चीज़ की शिक्षा दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। इंडिया हैज़ मेड कंसर्न्ड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहली पंचवर्षीय योजना से ही इस एम को, इस उद्देश्य को पाने के लिए प्लानिंग करना शुरू हो गया था। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी, अर्थात जो हमारे संसाधन है उसकी जो उपलब्धता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट, किसी भी रीजन के विकास के लिए जरूरी। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। देयर आर मेनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हम देखते हैं जो भी स्टेट रिच है मिनरल में और वो बैकवर्ड के, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब बैकवर्ड कंडीशन में है, जबकि यहाँ रिसोर्सेस रिच है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रीज। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्सेस इन colonies were the main attraction for the foreign invaders। It was primarily the higher level of technological developments। अब तो सबसे प्राथमिक जरूरी है कि हमें हायर लेवल पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। colonizing countries that help them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। तो जो भी उपनिवेश बना, ये जो कोलोनाइज हुए, जो कॉलोनी बने कंट्री, वहाँ के रिसोर्सों का दोहन जो है कौन किया? इम्पीरियलिस्ट जो कोलोनाइजेशन किए, जैसे ब्रिटिश, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, और इसीलिए इन्वेड भी हुआ, लूट कर लोग ले गए। Their resources, therefore, the resources can contribute to developments only when the accompanied by appropriate change। India has experienced all this in different phases of colonization। तो इंडिया तो वैसे ही कोलोनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, 150-200 वर्षों तक जो है कोलोनाइज रहा, ब्रिटिश, फ्रेंच के, डच के, पुर्तगीज के। There in the development in general and resources developments in a particular does not only involve in the availability of resources but also the technology, quantity, quality, human resource, etc। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ बट द इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। इरेशनल मतलब जो एक अप्रोप्रिएट रेशियो नहीं होता है, तो इरेशनल बोलते हैं उसको हम। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए this had been the main concerns of the leaders and thinkers in the past। For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words:
There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. मतलब देयर इज इनफ फॉर एवरी, प्रत्येक लोगों की ज़रूरतें करने के लिए तो पूरा है, लेकिन लालच अगर है तो लालच पूरी नहीं हो सकती है. He plays the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology. उन्होंने मॉडर्न आधुनिक तकनीक को बल्कि दिया इस चीज़ का स्थान, दर्जा, लालची, exploitative nature and modern technology as the root cause for resources depletion at the global level. उसका जड़ माना उन्होंने ग्लोबल लेवल पर जो है रिसोर्सेज का डिप्लेशन होने, क्षरण. He was against the mass production and wanted to replace it with production by the masses. मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और इस तरह से. At the international level, the Club of Rome advocate resources conservation of the first या स्मॉल इज ब्यूटीफुल जैसे दिया गया है, इसको पढ़िएगा. लैंड रिसोर्सेस, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सब कुछ हम लैंड पर ही करते हैं. बिल्डिंग है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी कुछ है सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे करते हैं? लैंड पर करते हैं. सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम. However, land is an asset to a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. इसलिए हमें डिफरेंट पर्पज़ों के लिए अपने लैंड को केयरफुल हो करके प्लान करके यूज करना चाहिए. इंडिया had land under variety of relief features. Mountains, plateau, plains, island. About 43% land area is plain, which provide facilities for agriculture and industries. यहाँ पे खेती होती है, इंडस्ट्रीज हैं. माउंटेन अकाउंट 30% टोटल सरफेस एरिया. अंडरलाइन करते रहिएगा मेन चीज़. कंट्री एंड इंश्योर द पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, जो बहुवर्ष मतलब वार्षिक नदियाँ हैं जिसमें साल भर पानी भरी रहती हैं, तो ग्लेशियर से जो निकलती हैं. प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है. About 27% areas countries plateau region. It possesses rich reserve of mineral, fossils and others. Land utilization. Land resources are used for the following purpose. Forest land not available for cultivation. इसको ए और बी कैटेगरी में, बैरन एंड वेस्ट लैंड. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, बिल्डिंग रोड एंड फैक्ट्रीज. तो यूटिलाइजेशन के आधार पे, कल्टीवेशन के आधार पर लैंड को किया गया है. थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, जो खाली खेत पड़े होते हैं. परमानेंट पास्चरिंग, जो चरागाह हैं. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, जहाँ पे पेड़ हैं, फसलें हैं और फलदार वृक्षों के बगीचे हैं. द कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर दैन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. ऐसे जो लैंड हैं जो खेती करने योग्य हैं लेकिन 5 सालों से लगभग खाली पड़े हुए हैं. फॉलो लैंड, करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन और 1 or less than एग्रीकल्चर ईयर. अदर दैन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर. नेट सोन एरिया, एरिया सोन more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area, जहाँ पे हम खेती बोते हैं, करते हैं. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. लैंड यूज पैटर्न इंडिया. The use of land in determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer, जो हमारा क्षेत्रफल है. Land use data how is available only 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully.
Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको सर्वे नहीं किया गया है। इसे आप पढ़िए ग्राफ। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीजेस। जो परमानेंट पास्चर थे, चरागाह थे, आज वो भी घट रहे हैं। हाउ आर बी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल, कैसे हम अपने जो पशुओं की जनसंख्या हमारे देश में इतनी, उनको कैसे खिलाने में सफल होंगे। आज ये पास्चर लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड में बदल रहे हैं, या रोड ट्रांसपोर्टेशन या बिल्डिंग बनाने में काम हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज ग्रो ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years, and in these are included in the net sown areas. Then the percentage of NSA, net sown area, in India comes about 54% of the total reporting area. तो इससे net sown area बढ़ा है। The patterns of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area Punjab, Haryana, and less than 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर दैन डिजायर्ड 33% ऑफ जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया है ये करीब 33%। कंटिन्यूटेड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। It was considered essential for maintenance of the ecological balance। जो हमारे पर्यावरणीय बैलेंस है उसको संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। livelihood of millions of people who live in the fringes of these forests depends upon it। तो जो हमारी ट्राइब्स थे या स्टीज ये सब फॉरेस्ट डिपेंड पे ही डिपेंड होते थे। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। Wasteland include rocky, arid and deserts. The wasteland, yes, includes settlements, road, railway, industries. ये सब बनाने में continued use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it. Land degradation and conservation measure. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of our basic needs of food, shelter and clothing are obtained from land. कहाँ से मिलता सब कुछ? लैंड से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। हमारी क्रियाकलापों से केवल लैंड का डिग्रेडेशन ही नहीं होता बल्कि एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज द लैंड। मिट्टी का एक प्लेस से हट करके दूसरे प्लेस पर जमा होना, डिग्रेडेशन एग्रेडेशन प्रोसेस हैं एक दूसरे के। At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India. Approximately 28% of it belong to the category of forest degraded area, 56% of its water eroded area, and rest is affected by saline and alkaline deposit. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying to contribute significantly। तो ये जो कुछ एक्टिविटीज है इससे भी डिग्रेडेशन बढ़ा है। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of over the burdening in states like झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे माइनिंग वर्क ज़्यादा होता है इसलिए डिफॉरेस्टेशन काट करके पेड़ों को। माइनिंग हैव कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ओवर ग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल इरोजन बाई वाटर। The alkalinity in the soil, the mineral processing like grinding of limestone for cement industries and calcite and the soap stones for
क्रीमिंग इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, अर्थात इन सब उद्योगों के लिए जो हम स्टोन रॉक का यूज करते हैं उससे डस्ट इन द एटमॉस्फियर, पर्यावरण प्रदूषण भी। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल डाउन, और जब यह वाटर के साथ मिल करके सेटल होते हैं ज़मीन पर तो लेयर। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, इसको प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजिंग करें, प्लांटिंग शेल्टर बेड्स, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, सस्टेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सब स्टेटस, द वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ये प्रोफाइल है सॉइल का। द अर्थ, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। सॉइल फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ बेदरिक ऑफ रॉक ऑफ पहले ही बताया जा चुका है, सब डिफरेंट मेथड्स हैं, जियोग्राफिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंट मेथड्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो एलुवियल सॉइल, बहुत इसमें एक्सप्लेन हमको नहीं करना है, जो आप बहुत इसको जानते हैं अच्छे से। एलुवियल जो मोस्ट फर्टाइल होते हैं, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स के द्वारा एलुवियम अपने साथ जो सिल्ट एंड रॉक सॉइल लेके आते हैं उससे बनती हैं। राजस्थान, गुजरात, गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन, एंड अब दे आर जैसे दूराज है, कौस है, तराई है, ये सब जो है अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ दियर ग्रेन्स, उनके साइज के आधार पे भांगर, खादर एंड बांगर। तो बांगर अकॉर्डिंग टू दियर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ओल्ड, जो सबसे पहले जो लेयर बनती है सबसे नीचे जिसको होता है उसको हम बांगर बोलते हैं, और न्यू एलुवियल जो ऊपर डिपॉजिट होता है उसको खादर कहा जाता है। तो बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, कंकड़ जो कंकड़ पत्थर होता है, नूडल्स दैन खादर, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल दैन द बांगर। तो खादर जो है वो फाइन पार्टिकल्स से बना होता है और फर्टाइल होता है अकॉर्डिंग टू बांगर से। एलुवियल सॉइल एज होल एज वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है, इसमें मोस्टली ऑल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है वॉल्केनिक एरप्शंस जो उनके रॉक से बनती हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए। अनदर पेरेंट रॉक मटेरियल इग्नियस सॉइल, डेक्कन रीजन में मिलता है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात जिसको कहते हैं। मैप आप अच्छे से देखिएगा, इसको बनाइएगा फेयर में। मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। द ब्लैक सॉइल मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, किससे बना होता है? क्लेई। दे आर वेल नोन फॉर दियर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो क्लेई सॉइल में क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लोमी सॉइल में दोनों कंडीशन होता है, वाटर होल्डिंग एंड एरिएशन। सैंडी में एरिएशन ज़्यादा होता है लेकिन वाटर होल्डिंग नहीं है। तो हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है और उसी अनुसार उसमें क्रॉप ग्रो होते हैं। सॉइल जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट द डेवलप deep cracks during the hot weathers which helps in the proper aeration of the soil. Red and yellow soil, red soil develop crystalline igneous rock और ये लेस फर्टाइल होते हैं, डेक्कन प्लेटू मिलते हैं। एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, आयरन की वजह से इसमें कलर इसका रेड होता है। और हाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन हाइड्रेटेड जैसे। लेटराइल सॉइल, लेटराइट्स लैटिन वर्ड लेटर्स विच मीन्स ब्रिक, एंड लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स में होते हैं। दिस सॉइल रिजल्ट
ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। भारी वर्षा से जो लीचिंग मतलब क्षरण से होता है उससे बनता है मोस्टली डीप वेरी डीप एसिडिक, पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 6, पीएच 6 से भी जनरली द डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सब मिलते हैं। द एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी टेक्सचर, शुष्क जिसको कहते हैं, तो ये डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। इसमें नमी की कमी होती है, नहीं होती है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। समर सीजन में एवापोरेशन की वजह से पानी जो होता है वो सूख एवापोरेट हो जाता है, इससे ये शुष्क हो जाती है। तो कंकड़ because of increasing calcium contents downwards. The concord layers formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. बॉटम रीजन पर कंकड़ होने से क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी के फिल्ट्रेशन को रोकता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिबल, अगर इसकी सिंचाई व्यवस्था सही से करें तो ये भी सॉइल कल्टिबल हो जाए। और आज राजस्थान में जो है हो भी रहा है, कल्टीवेशन हो भी रहा है वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, और देख इधर 2-4 सालों से लगातार देख रहे कि वहाँ भी फ्लड भी आता है, बारिश इतना होती है। फॉरेस्ट सॉइल, दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरियाज एंड सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। According to the mountain environment where they are formed, they are loamy and silty in valley sides of coarse grains in the upper slopes. तो mountains region में मिलती है। soil erosion, soil conservation, the denudation of the soil cover and subsequent washing down are described as the soil erosion. तो washing away of the top soil, fertile soil from one place to another called soil erosion. soil erosion different मेथड से होता है, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, ओवर ग्रेजिंग के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन से, ये सब सॉइल इरोजन्स हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, नेचुरल एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। द गुलीज फार्मेशन, गुलीज मतलब जैसे देखते हैं नाली नाली जैसा बन जाता है और मिट्टी बह जाती है। बैडलैंड्स, चंबल बेसिन, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस। ये गुली फार्मेशन दिखाया गया है, गुली इरोजन। वाटर फ्लोज एज सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप इन सच, जैसे हम देखते हैं कि अगर पानी खूब तेज़ी से डालते हैं मिट्टी में और स्लोप होता है तो एक नाली जैसा ऐसे बहता जाता है, मिट्टी बह जाती, कट जाती है। सॉइल इरोजन आल्सो कॉज ड्यू टू द डी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर हम खेती जो करते हैं उसकी सही मेथड नहीं करते तो भी सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, अगर जुताई सही से नहीं करें खेतों की तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स द डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस कॉल्ड कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग, कंटूर जैसा नाली जैसा बनाते हैं स्लोप पर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा देर के रुकावट के लिए खेद है, बीच में कुछ डिस्टरबेंस पैदा हो गया था। द लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स और ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, मतलब क्रॉपों के बीच में, फसलों के बीच में घासें उगा दी जाती हैं जिससे मिट्टी का बहाव कम हो। रोज ऑफ सच ट्रीज
पेड़, लंबे लंबे पेड़ उगा दिए जाते हैं खेतों के चारों ओर, जिससे कि शेल्टर बेल्ट कहते हैं, जिन्हें हम विंड के द्वारा जो है सॉइल का इरोजन ना हो। एम्बैंकमेंट, मेड़बंदी जिसको किया जाता है, जिससे कि ये ना हो। स्टेट्स ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, तो द विलेज ऑफ सुखोम माजरी and the districts of the Jhabua has shown that it is possible to reverse land degradation. Tree density is Sukhomazari increased from 13% hectare in 1976 to 1,272% hectare in 1992. Regeneration of the environmental leads to economic well-being. As a result, a greater resource availability, improved agriculture and animal care. So this is the ends of the chapter first, resource and development. I hope that you will understand it carefully. So make notes, question answer, and if there anyone problem then ask me. Always welcome. Thank you.